प्रेस क्लब जेको आहे सो साईं बदर साहब के ऐं साईं सईद मसूद उस्मानी साहब के मुस्तक़िल ऑनररी मेंबर जे तौर ते हिते जेको आहे सो उन जो ऐलान कयो आहे। असां प्रेस क्लब जा शुक्रगुज़ार आहियूं त ॿई असांजा बुज़ुर्ग हैं, दोनों हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके यहाँ पर इनके काम को, इनकी जदोजहद को रिकग्नाइज किया है प्रेस क्लब के दोस्तों ने, तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। तो अब मैं गुजारिश करूँगा इस किताब के जिस दोस्त और साथी ने तर्जमा किया है और उसने साईं जीएम सैयद पर बहुत सा काम किया है। पहले भी काफ़ी किताब हैं जो जीएम सैयद के पे जीएम सैयद उतार तक वो किताब भी इनकी लिखत है और काफ़ी किताब जो सिंधु सिविलाइजेशन पर और काफ़ी बड़ा काम है साईं खादिम सुमरो साहब का, और ये एजाज़ भी इनके हिस्से में आया है। तो मैं उन्हें गुजारिश करूँगा कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। खादिम हुसैन सुमरो साहब। हक मौजूद, सिंध मौजूद, सैयद मौजूद। दोस्तों, अज ये किताब जेको आहे जॾहिं सिंधी में हूंदो हो त मां जॾहिं पढ़ियो तॾहिं यंग एज जी, उन खां पोइ वरी मूं पढ़ियो। मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे त 20वीं सदीअ में जेके तमामु सुठा किताब लिखिया विया, तयारे दिल दास्तान मोहब्बत, उन्हनि मां हिकु आहे। छाकाणि त विल ड्यूरांट चयो आहे त रोमांस खां सवाइ को सिलसिलो जुड़ी नथो सघे। रोमांस के सिवा अगर रोमांस नहीं है तो आपका जो भी जदोजहद है, जो भी कुछ है, वो नामुकम्मल है। सैयद ने उस रोमांस को अमर कर दिया ये किताब लिख के, और उन्होंने लिखा है कि इश्क को लोगों ने महदूद कर दिया था, इश्क लामहदूद है। इश्क का सिर्फ हमारे यहाँ ये ताल्लुक था, कोई प्यारी चीज़ हो, कोई अच्छी लगती हो, कोई औलाद हो, लेकिन इश्क का फ़लसफ़े से क्या ताल्लुक है, इश्क का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है, इश्क का विसाल से क्या ताल्लुक है, इश्क का फ़िराक से क्या ताल्लुक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को साईं ने इश्क को जहतें बख्शी। और इश्क जब तक, एक जगह साईं लिखते हैं कि हज़रत इब्राहिम जब उन्होंने सूरज को देखा, कहा ये बड़ी चीज़ है, फिर वो जब गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा गुरूब होने वाली चीज़ बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। फिर साईं ने हज़रत इब्राहिम को कोट किया। हज़रत इब्राहिम ने कहा लौ युहब्बुल अफली, फना होने वाली चीज़ें जो है वो मोहब्बत के लायक नहीं है। जीएम सैयद, तुम सिंध से मोहब्बत करो, जो अजीम भी है, जो कदीम भी है, जो लाफानी भी है। तो मैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि सैयद ने, उस दिन भी मैंने तकरीर में कहा था, 3 चीज़ों पे बहुत उसको अहमियत दी। एक अर्थ मदद, क्योंकि दुनिया में पहली जी चीज़ है इंसान ने जिसका शुक्र अदा किया और उसके माँ के तौर पर बना, वो धरती थी, क्योंकि उसने देखा कि यही हमें कुछ देती है, जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ये करते हैं। और उसके बाद अर्थ रिलीजन आया। अर्थ रिलीजन
अर्थ रिलीजन का ताल्लुक जो है हमारे यहाँ इंडस वैली में सनातन धर्म से है। सनातन धर्म है संतों का धर्म जो है, और ये इसका नेचर से और इन्वायरमेंट से ताल्लुक है, नेचर फितरत से ताल्लुक है। और ये जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है वो एक्चुअल सनातन धर्म की चीज़ें लेके, क्योंकि सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत बड़ी है कि वहाँ इंसानियत है, फकीरी है, दरवेशी है। वो जो अपर क्लास, लोअर क्लास, पाटे खानी, सिपाही खानी वो नहीं है। लेकिन वो जो पाटे खान थे उन्होंने कहा जी ये तो हमारे काम नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने इसको हिंदू धर्म का नाम दे दिया और फिर इसमें क्लास ले आए, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, खत्री और शूद्र। ये सनातन धर्म का नहीं है। इंडस वैली का जो बेसिक धर्म है वो सनातन धर्म है, संतों का धर्म है, फकीरों का धर्म है, जिसमें वो कड्डी पे बैठ जाते थे, लोग आते थे, मोहब्बतें बांटते थे, कोई जंगो जदाल नहीं थी। लेकिन जंगो जदाल तब हुई जब हमने क्लास पैदा किया, जब हमने क्लास पैदा किए। तो मैं जो कहना चाहता था कि ये जो साईं का, अच्छा 47 में मैं लाहौर में भी मैंने कहा था, 47 के बाद क्या हुआ कि इंडस की सिविलाइजेशन सस्पेंड हो गई। इंडस की सिविलाइजेशन सस्पेंड हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम ना आने से ये हमारे मसाइल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म के ना आने से ये पाकिस्तान में मसाइल हैं। मेरा अपना है कि सिविलाइजेशन का सस्पेंड होना जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि आफ्टर 47 यहाँ गंगो जमन की सिविलाइजेशन आ गई, यहाँ इंडस को तो रोका गया। जब इन सिविलाइजेशन रुक जाती है, मिसाल के तौर पर पंजाब की कम से कम 8000 साल की जो तहजीब थी उसको एक धक में उड़ा दिया गया। कि अंग्रेज ने क्या किया कि बाबा पंजाबी को यहां से खत्म करो, पंजाबी होगी तो बुल्ले शाह भी होगा, अहमद खान खारड़ भी होगा, तो और होंगे। उन्होंने इनको उर्दू लगा दिया कि भाई बात यह है कि ज़बान से छीन लो, बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिक्र कहाँ जाएगा। फिक्र तो यही तो मैं पंजाब में जाता हूँ और जाकर कहता हूँ बाबा ये बंदूकें शंदूक से आपका ये टेररिज्म हल नहीं होगा जब तक आप बुल्ले शाह को नहीं पढ़ाएंगे। जब शाह हुसैन को नहीं पढ़ाएंगे सिलेबस में, और हक बाहू को नहीं पढ़ाएंगे, और बाबा गुलाब दास को नहीं पढ़ाएंगे, गुरु नानक को नहीं पढ़ाएंगे, ये बंदूक शंदूक से मसले नहीं होंगे, और भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए उनके पैगाम में मोहब्बत मिले। बाकी शाहीन बन के लोगों की आप करते रहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक मोहब्बत नहीं है ना, जब तक मोहब्बत नहीं बांटोगे ना, तब अमन नहीं आ सकता। और इसी अमन के लिए क्योंकि साईं ने उस इंडस सिविलाइजेशन पे पहला आदमी था जो खड़ा हो गया कि बाबा सिंधी हमारी कौमी ज़बान है, हम शालती को कैसे, हमने 3 वाल नहीं किया है पाकिस्तान में शामिल होके, अपने ज़बान अपने कल्चर को 3 वाल नहीं किया है। और पहला आदमी था जो खड़ा हो गया, और उसके असरात जैसे तोकीर ने बताए पंजाब तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते का, इंडस वैली का बड़ा पार्टनर पंजाबी है। मुझे एक दोस्त ने खत लिखा कि हम पंजाबी खोज जो है, कैसर नाम था, नज़ीर कैसर यहाँ बना था, ये कसूर के नज़दीक, आ जाओ।
मैंने कहा बाबा बरसगीर का सबसे बड़ा मसला ये है, मैं तो आ नहीं सकता क्योंकि अभी मैं लाहौर से हो गया हूँ और मेरे वसाइल नहीं है कि दोबारा अभी आ जाऊँ, लेकिन मैं आपको लिख दूँ कि पंजाब बरसगीर का सबसे बड़ा मसला पंजाबी का पंजाबी ना होना है। जिस दिन पंजाबी पंजाबी हो गया उस दिन बरसगीर का मसला हल हो गया, क्योंकि उसे अपनी जब इज्जत आएगी तो दूसरों को कल्चर की इज्जत करेगा, दूसरों की तहजीब की इज्जत करेगा। उसे समझ में आएगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, जिसके लिए दुनिया के सारे जो हैं, एन मेरी शिमिल से लेकर, मिशेल बोवेन से लेकर, लैम्ब्रिक से लेकर, बर्न्स से लेकर, दुनिया के सारे जो हैं वो कहते हैं कि दुनिया की जो अहम सिविलाइजेशंस हैं उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और अफसोस है तो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का आधा हिस्सा मजहब के नाम पे खो दिया। आधा हिस्सा जो था हमारा वो हमने खो दिया। अब सैयद उसको बचाना चाहते। अगर ट्रांसफर ऑफ पावर की उस दिन मैंने वॉल्यूम 7 को पढ़ेंगे ना, 2 अप्रैल 1946 को साईं जीएम सैयद का कैबिनेट मिशन और वाइसरॉय के साथ मीटिंग जो है ना, मैं फख्र से कहता हूँ तौसीफ साहब, मैं फख्र से कहता हूँ कि अल्लाह बसुमरों की 1940 की तकीद दिल्ली में नॉन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तहत जो उन्होंने तकीद की थी, और कैबिनेट मिशन और वाइसरॉय के साथ जीएम सैयद की मीटिंग दिल्ली में जो थी 2 अप्रैल 1946 को, वो उससे ज्यादा विनरी कोई चीज नहीं है, उससे ज्यादा दूर अंदेशना कोई चीज नहीं थी। कोई जंगो जिताल नहीं होती, नहीं हजारों आदमी मरते, नहीं लाखों आदमी मरते अगर जीएम सैयद की 2 अप्रैल 1946 को वो एक गोल्डन किस्म की आप कहें कि चीज है जिसको हमने भुलाने के लिए, इंडस की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि बाबा ये नहीं चलेगा, क्योंकि इंडस की सिविलाइजेशन जब तक ख़त्म नहीं होगी तो हम कहाँ जगह करेंगे, हमें जगह ही नहीं मिलेगी ना। और वो सैयद खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हो गया कि 30 साल जेलों कैदों बंद की परवाह नहीं की, और कहा, मैंने एक दफ़ा सैयद से पूछा, अब तो आपके साथ स्टूडेंट भी हैं, आपके साथ बहुत सा रहा, जब दिसंबर 45 में आपने जिन्ना साहब को छोड़ा था तब तो तनाव थे, तब तो तनाव थे, क्योंकि मुस्लिम पढ़ा हुआ तबका नहीं था, मुसलमानों में लोअर मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि दुनिया में तब्दीली जो है वो लोअर मिडिल क्लास लाता है। तख्लीक का अमल में लोअर मिडिल क्लास का बड़ा, सारी दुनिया में बड़ा किरदार होता है जो है। मैंने कहा वो तो आपके साथ नहीं था, क्योंकि मुस्लिम तो बेचारे अनपढ़ थे। उसने कहा बाबा बात सुने, मैं इस धरती से ताल्लुक रखता हूं। जब मैंने देखा कि मेरे साथ किए हुए वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, अलग मैं आपको बताऊं कि नेहरू से पूछा गया कि आपने पार्टीशन क्यों कबूल की, आप तो कह रहे थे हमारे लाशों पे होगी। तो नेहरू ने कहा कि एक तो इक़्तिदार हमें नजर आ रहा था, इक़्तिदार की किरणें हमें कई सालों के बाद नजर आ रही थी कि हम सारे इस मुल्क के, इस बरसगीर के बादशाह होने वाले हैं। दूसरी ये थी, वो सियासी था कि गांधी साहब ने कबूल कर लिया था, लेकिन सैयद ने कहा नहीं, इक़्तिदार की किरणें सैयद के सर पे थी, क्योंकि मुस्लिम लीग पावर में आने वाली थी, मुस्लिम लीग पावर में आने वाली थी, और सैयद अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो यहाँ के वजीर आला या बड़े ओहदे पे होते, लेकिन उसने कहा कि धरती कि ये कई वजारतें जो है मैं कुर्बान कर सकता हूँ, ये मेरे सामने क्या है जो है। तो उस दौर में सैयद ने
जो कुर्बानी शुरू की दिसंबर 45 से लेकर और तब अब तक वो कंटिन्यू जारी सारी है। और उसके लिए अब ये पोजीशन ये है कि सैयद जो है एक ऐसी पोत पैदा कर किया है, सैयद ने ऐसी पोत पैदा की है, उन्होंने सैयद को देखा ही नहीं है। आप 17 जनवरी को आएंगे ना, आप देखेंगे इसकी उम्र क्या है, कहेंगे जी 17 साल, 18 साल। 80% जो नौजवान आते हैं उनकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल तक है, और सैयद की वफात को 27 साल हो चुके हैं। ये सैयद का कमाल था कि सारी मुल्क की प्रेस, मीडिया, लेफ्ट राइट, फलां सैयद पे तनकीद करते रहे। सैयद के खिलाफ कौन सा हथियार उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन सैयद बोलता कि सिज सुबाने का जा करे साई सामी रोज। सूरज जो कल करने वाला था, सामी को उसका पहले ही पता होता था। और अब की मुल्क की हालतें ये बता रही थी कि सैयद जो था वो बिल्कुल सही था। अब की जो मुल्क की हालात हैं, क्योंकि वो तो गद्दार उस दौर में थे, गफ्फार खान और जीएम सैयद और ये, अब तो एक दूसरे को गद्दार कर रहे हैं। इमरान नवाज शरीफ को कर रहा है, वो उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है, बेनज़ीर को गद्दार कर रहे थे, ये आपस में खुद को ही गद्दार कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि प्यार अव्वल है, प्यार आखिर है, और इस धरती से इतना साईं ने प्यार किया। और सिर्फ इस धरती सिंध नहीं, ये वादी सिंध पे उसका एहसान है। वादी सिंध की तहजीब को जीएम सैयद ने रिवाइवल किया, और रिवाइवल किया पर जदीद कौम परस्ती को दुनिया में रिवाइवल किया। जदीद कौम परस्ती को बैनुल अक़वामी तौर पे एक नई सूरत जहद जीएम सैयद ने बख्शी। उसमें उसकी किताबों का बड़ा दखल रहा है। उसमें ये किताब दयारे दिल दास्तान मोहब्बत की है कि आओ सैयद से मोहब्बत करें, सैयद के फ़लसफ़े से मोहब्बत करें। और जब तक सिंधियों के लिए मेरा चैलेंज है, और अहले सिंध के, नॉट सिंधीज, अहले सिंध के लिए मेरा चैलेंज है कि सैयद के फ़लसफ़े के सिवा तुम्हारा सर्वाइवल नहीं होगा। दौड़ो, ये मैदान तुम्हारे लिए है जो है वो। क्योंकि सैयद का फ़लसफ़ा फिक्र से आरी नहीं है, सैयद का फ़लसफ़ा लॉजिक से आरी नहीं है। और सैयद ने सारी फितरती चीज़ें कही, और सैयद का मोहब्बत भी फितरत से थी, क्योंकि वादी सिंध फितरत का इस खित्ते के लोगों के लिए बड़ा इनाम था। थैंक यू वेरी मच।